हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। हाँ जी, तो आज हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस की क्लास नंबर 3 है और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं बोलूंगा ये सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस की ही इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है ये पूरे इनकम टैक्स की आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में एक बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट हुई है, बहुत ही शानदार अमेंडमेंट हुई है, जो आज की क्लास में पूरी तरह से डिस्कस होने वाली है। तो गाइज, मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से 2 एक्सेप्शन डिस्कस की थी, आपको याद होगा। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड ही इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने डिस्कस किया कि पीरियड ऑफ जो 60 डेज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 182 डेज, और इसका इंपैक्ट हमने ये निकाला था कि जो उसका फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, खाली वही चेक करनी है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखने के लिए सेकंड कंडीशन को चेक करने का फायदा ही नहीं है। दूसरी कंडीशन थी, कोई मेंबर ऑफ क्रूज शिप है, इंडियन सिटीजन है एंड मेंबर ऑफ क्रूज शिप है, और वो लिविंग इंडिया है, तो उस केस में भी सेम था कि 60 डेज कन्वर्ट हो जाएंगे 182 डेज में। हालांकि उस मेंबर ऑफ क्रूज शिप को जो डेज, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया है, उसको निकालने के लिए अलग अलग तरीका था। रूल 126 था, 126 था, हमने पढ़ा था वो। तो पहले एक्सेप्शन में तो 2 बातें थी, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रू, जो है मेंबर ऑफ क्रूज शिप है, वो अगर लिविंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे कि पीरियड ऑफ 60 डेज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 182 डेज में, और ओनली फर्स्ट कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। दूसरी एक्सेप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्शन, हमने बात की थी कि दूसरी एक्सेप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक अमेंडमेंट तो इसी में है। दूसरी एक्सेप्शन में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 2 लोग थे यहां पर भी, सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे आर कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट, अगर वो इंडिया में आते हैं फॉर अ पर्पज ऑफ विजिट, तो जो 60 डेज का पीरियड था वो 182 में कन्वर्ट हो जाएगा, 182 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हमें सिर्फ सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करना, ओनली फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखने के लिए। लेकिन वहां एक छोटी सी कंडीशन थी कि जो उसकी टोटल इनकम है, जो उसकी टोटल इनकम है उस पर्सन की जो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख, तो फिर 60 डेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 182 डेज में। क्वेश्चन ये था कि अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 182 डेज से, तो फिर क्या होगा, वो हमें आज करना है। ओके, मैं पीपीटी में लेके चलता हूं आपको, और एक बार पीपीटी में आपको थोड़ा सा लिख के दिखाऊंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, एंड दिस पर्सन केम टू इंडिया, कमिंग टू इंडिया, और ये इंडिया में आता है, कमिंग टू इंडिया, इंडिया में आता है, जाता नहीं है इंडिया से, इंडिया में आता है, और ये क्यों आता है, फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, फॉर विजिट पर्पज के लिए आता है, फॉर विजिट पर्पज के लिए आता है, और जो इसकी टोटल इनकम है एंड हिज टोटल इनकम, कौन से वाली टोटल इनकम, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स does not exceed रुपीज 15 लाख। हम डिस्कस किया था कि अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के अलावा वाली टोटल इनकम एक्सीड करती है, डज नॉट एक्सीड करती है 15 लाख से, 15 लाख से कम वाली है या 15 लाख तक वाली इनकम है, तो ऐसी केस में हमने कहा था कि जब हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, तो जो 60 डेज लिखे हुए कंडीशन नंबर 2 के अंदर, वो काउंट नहीं होंगे, उसकी जगह 182 डेज रिप्लेस हो जाएगा।
और अगर 60 डेज की जगह 182 डेज रिप्लेस हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट क्या निकलेगा कि ओनली फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है, सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था कि ओनली फर्स्ट क्यों चेक करनी है, क्योंकि सेकंड आप चेक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेकंड की कंडीशन में 60 की जगह 182 अगर हो गए तो फिर आपको 182 में ही एंट्री मिलेगी, और जिसके पास 182 होते हैं वो सेकंड में एंट्री लेगा ही क्यों, वो तो फर्स्ट में भी एंट्री ले सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर यही पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया है फॉर विजिट पर्पज एंड हिज टोटल इनकम जो है वही सेम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अगर वो एक्सीड करती है 15 लाख से, अगर वो एक्सीड करती है 15 लाख से तो क्या आंसर आएगा। तो आज की क्लास हमें यहां से शुरू करनी है। आज की क्लास हमें यहां से शुरू करनी है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दोनों में से कोई भी इंडिया में आता है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। पिछली क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब बता दिया था, और मैंने ये बता दिया था कि विजिट पर्पज का मतलब क्या होता है। एनीवेज, सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कोई इंडिया में आता है फॉर विजिट पर्पज और उसकी टोटल इनकम जो है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से, एक्सीड करती है 15 लाख से, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, आज हम यही डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने इसको एनालिसिस में बनाया है। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज एंड हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से, देन दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट गाइस। लोग कहते द पीरियड ऑफ 60 डेज, जो आपने पीरियड ऑफ 60 डेज इन कंडीशन नंबर 2 पढ़ा हुआ है, दैट शैल बी रिप्लेस्ड बाय 120 डेज, नॉट बाय 182 डेज, रिप्लेस्ड बाय 120 डेज। तो उसका जो पीरियड है ना वो 120 डेज की जगह, सॉरी 160 की जगह 120 हो जाएगा। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल है कि आप फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओ लेकिन सेकंड को सेटिस्फाई कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए आप ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया के अंदर 150 डेज थे, तो यस आपने 120 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, और पिछले 4 सालों में आप 365 दिन भी इंडिया में थे, तो यस सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई और आप उस केस में रेजिडेंट बन जाएंगे, उस केस में रेजिडेंट बन जाएंगे। सिंपल आंसर है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात है, मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले, मैं आपको सिखाता हूं। देखो, हमारे पास बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन 2 है। हाँ जी सर, 2 होती है। पहली कंडीशन कौन सी है सर? पहली कंडीशन है अगर आप 182 डेज और मोर है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर आप 182 डेज हैं, या फिर सेकंड कंडीशन है हमारे पास 60 डेज जो नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक, एंड इसके साथ साथ 365 डेज और मोर इन एग्रीगेट, 365 डेज और मोर इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, एंड द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर कौन से वाले? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड योर इमीडिएटली रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 2021, तो इसके लास्ट हो जाएंगे 19-20 प्रीवियस ईयर, 18-19 प्रीवियस ईयर, 17-18 प्रीवियस ईयर, एज वेल एज 16-17 प्रीवियस ईयर। यस, अब लोग कहते हैं अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या फिर आप कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है,
एंड यू आर कमिंग टू इंडिया, आप इंडिया में आते हो, ठीक है सर हम इंडिया में आते हैं, कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, विजिट पर्पस के लिए आते हो, यस सर विजिट पर्पस के लिए आते हैं, एंड आपकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 15 लाख रुपए से, यस आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख रुपए से, और सर मैंने अज्यूम किया टोटल इनकम का मतलब अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, वो लिख नहीं रहा हूं, वही टोटल इनकम का मतलब अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। तो लोग कहते हैं ये जो 60 डेज है ना, ये जो 60 डेज और मोर है, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 120 डेज, this will be convert into 120 days or more, and of course but less than 182 days, less than 182 days. So this is the exactly amendment, ये है कि लोग कहते हैं कि अगर ये तीनों बातें पूरी होती है, चारों बातें पूरी होती है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंड यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, एंड यूर टोटल इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से। एक तो ये लाइन ऐड हुई है कि टोटल इनकम आपकी एक्सीड करती है 15 लाख से, लास्ट ईयर तक ये नहीं था, और एक ये ऐड हुआ है कि आपका 60 डेज कन्वर्ट हो जाएगा 120 डेज और मोर में, बट लेस देन 182 डेज में। ये दिस इज द अमेंडमेंट कि अब आपका 60 डेज की जगह 120 देखा जाएगा, 120, और अगर यही टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती 15 लाख से तो हम 160 की जगह 182 देखते, 60 की जगह 182 देख रहे थे, पिछली क्लास में क्वेश्चन भी किया था। हाँ जी, अब कितना देखेंगे 120 डेज। अब सोचो सर क्या सिचुएशन हो सकती है। अब आपके सामने अमेंडमेंट आपके सामने है, ठीक है। अब आप अगर रेजिडेंट निकालेंगे, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, अब अगर आपको कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंट करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट करनी है, तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। या तो आप 182 डेज या उससे ज्यादा है तो भी आप रेजिडेंट बन सकते हैं, या हो सकता है 120 या उससे ज्यादा है एंड 365 को भी कवर करते हैं तो भी आप रेजिडेंट बन सकते हैं कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, मैं यहां से हटा रहा हूं। देखो मैंने इसको लिखा भी हुआ है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कोई कम्स ऑन अ विजिट इन इंडिया, विजिट टू इंडिया, टोटल इनकम जो है उसकी अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से, एक्सीड करती है 15 लाख से, या एक्सीड नहीं करती है 15 लाख से, या डज नॉट एक्सीड 15 लाख। बार बार दिखा रहा हूं आपको बना बना के, बार बार, कि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए। अगर एक्सीड नहीं करती तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो नॉट रेलेवेंट। क्यों? कंडीशन नंबर 2 में 60 डेज है और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 182 डेज, और अगर 60 डेज 182 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कंडीशन नंबर 2 रेलेवेंट रहेगी नहीं। पिछली क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो उसमें क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 रेलेवेंट होगी। कंडीशन नंबर 1 अगर फुलफिल हो जाएगी तो बंदा रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर कंडीशन नंबर 1 फुलफिल नहीं होगी तो वो नॉन रेजिडेंट बनेगा, खत्म हो गया। अगर किसी पर्सन की जो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है और वो इंडिया में विजिट के लिए आता है और उसकी टोटल इनकम जो है 15 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो फिर 182 कन्वर्ट हो जाएंगे 60 वाले, और सिर्फ पहली कंडीशन को चेक करना है, फुलफिल तो रेजिडेंट, नॉट फुलफिल तो नॉन रेजिडेंट। लेकिन मान लो एक्सीड करती है 15 लाख से, तो देखो लोग कहते हैं रेजिडेंट हो जाएगा इफ ही फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, या तो 182 डेज या फिर 120 डेज एंड 365 डेज, दैट इज इन द 4 प्रीवियस ईयर। यस, 120 डेज और प्लस 365, 60 की जगह 120 हो गया। ओके सर, क्लियर हो गया। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, इस सिचुएशन में 2 बातें हो सकती हैं, बड़े ध्यान सुनना प्लीज। इस सिचुएशन में 2 बातें हो सकती हैं। एक, वो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जो इंडिया में आया है विजिट के लिए, वो रेजिडेंट बन जाए बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडीशन। हाँ, हो सकता है वो 183 डेज इंडिया में रहा हो तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और आपको पता है एक बार अगर कोई रेजिडेंट बन जाए तो हमें फर्दर चेक करना पड़ता है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर कोई रेजिडेंट बन जाए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये बात बोली गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी में से कोई एक जरूर होगा। ऐसे नहीं हो सकता खाली रेजिडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी ये बात। तो एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट बन जाता है, फिर आपको चेक करना ही पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। और अगर कोई इंडिविजुअल सिटीजन
इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट पे आता है, इंडिया के अंदर आता है, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो 182 वाली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बनता है, तो हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि वो इस कंडीशन यानी कि मेरा मतलब है 120 वाली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बने। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो इंडिया में जो है वो रेजिडेंट है। क्यों रेजिडेंट है? क्योंकि उसने करंट ईयर में 120 डेज थे और पिछले 4 सालों में इंडिया में 365 दिन थे। पिछले 4 सालों में इंडिया में 365 दिन थे। तो यस इट इज पॉसिबल कि वो इस बार जो रेजिडेंट है वो बिकॉज ऑफ सेकंड कंडीशन है। तो यहां एक और अमेंडमेंट है। लोग कहते हैं ये तो है ही है, 60 की जगह 120 तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। अगर कोई इस 120 की वजह से रेजिडेंट बना, अगर कोई इस वाली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बना, तो ही विल बी रेजिडेंट एज वेल एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑलवेज। वो हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही माना जाएगा। आपको उसका ये चेक नहीं करना कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ही विल ऑलवेज बी नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन हां, अगर वो 182 डेज की कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बना है, हां अगर वो 182 डेज वाली कंडीशन को फुलफिल करके बना है, तो वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। लेकिन वो 120 वाली कंडीशन को फुलफिल करके अगर रेजिडेंट बना है, तो वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएगा। He will always said to be not ordinary resident. Very simple. और सर यहां पर अगर वो कंडीशन नंबर 1 रेलेवेंट है, इसको फुलफिल करके रेजिडेंट बन जाता है ये वाले केस में, तो क्या होगा सर? हाँ, तो वो ROR भी बन सकता है, NOR भी बन सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। यस, वो नॉर्मल तरीके से देखेंगे। एक बार जो रेजिडेंट बन गया वो या तो ऑर्डिनरी बनता है या नॉट ऑर्डिनरी बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, और वो कंडीशन आगे आएंगी। रेजिडेंट बनने के बाद हम चेक करते हैं वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, वो कंडीशंस आगे आएंगी, वो कंडीशंस आगे आएंगी। लेकिन अगर आप 120 डेज वाली कंडीशन को फुलफिल करके, लेकिन अगर आप 120 डेज वाली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बने हो, यू विल ऑलवेज सेट टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये बात आपको दिखाता हूं। मैंने इसका भी एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं साथ में खुद भी बना रहा हूं चार्ट और साथ में आपको भी दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको ये बातें रट जाए। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसका विजिट पे आता है और टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड करती है 15 लाख से, तो आपको पता है फिर तो वो कंडीशन नंबर 2 रेलेवेंट नहीं है और कंडीशन नंबर 1 रेलेवेंट है। कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल करेगा तो रेजिडेंट, और नहीं करेगा तो नॉन रेजिडेंट। और ये जो रेजिडेंट है, ये जो इंडिविजुअल है, ये फर्दर ROR भी बन सकता है, NOR भी बन सकता है, मैंने बताया आपको भी। लेकिन अगर यहां एक्सीड करता है और वो रेजिडेंट बनता है बाय फुलफिलिंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन, वो 182 डेज वाली, तो ऐसा इंडिविजुअल रेजिडेंट भी बन सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी बनता है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट बनता है बाय फुलफिलिंग सेकंड बेसिक कंडीशन, वो 120 डेज वाली, तो फिर उस केस में ऐसा इंडिविजुअल फर्दर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनेगा। सेक्शन 6 है, वो यही बात बताता है। सेक्शन 6 में अमेंडमेंट की गई है और वो ये कहता है कि अब अगर कोई 120 डेज वाली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बना है, तो फिर उसके लिए आपको फर्दर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का चेक नहीं करना, सिलेक्शन नहीं करना, क्योंकि वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी ही बनेगा, हमेशा नॉट ऑर्डिनरी ही बनेगा। प्लीज टेल मी एनालिसिस नंबर 3 इज क्लियर और नॉट क्लियर। एक और बड़ी बात, स्टूडेंट कहता क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ ऐसा क्यों? वो नॉट ऑर्डिनरी ही क्यों बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी ही क्यों बनेगा? सर इस बात का जवाब आपको 100% मिलेगा, लेकिन इस टाइम आप उस बात का जवाब सीख ही नहीं सकते। अगर आपको याद हो तो जब मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू किया था, तो मैंने पहले ही क्लास में कहा था ये चैप्टर 2 पार्ट से बटा हुआ है, एक स्टेटस निकालना और एक इसकी टोटल इनकम निकालना, और इसका कनेक्शन टोटल इनकम के साथ है। जो हम लिखते हैं टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इसके साथ कनेक्शन है। जब तक आप रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा सीख नहीं लेंगे, टोटल इनकम पर आ नहीं जाएंगे, टोटल इनकम को सीखेंगे ना, तब जाकर आपको यह बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा क्यों किया गया, 120 डेज कन्वर्ट क्यों किए गए और उसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही क्यों लिखा गया, नॉट ऑर्डिनरी ही क्यों नहीं लिखा गया, ROR हम इसे क्यों नहीं बनाते। ये आपको समझ में आएगा जब आप टोटल इनकम वाले पार्ट पे आएंगे।
अनफॉर्चुनेटली आप अभी समझ ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर नॉट अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि आप इस चीज को अभी समझ पाओ। अभी तो आपको ऐसे सोचना ही पड़ेगा कि अगर किसी की टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है, ऐसे पर्सन की जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उसको रेजिडेंट बनने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है, 182 और 120 वाली। 182 वाली पूरी करेगा तो वो आर के साथ एनओआर भी बन सकता है, आरओआर भी बन सकता है, लेकिन 120 वाली पूरी करेगा, 182 वाली करेगा तो आरओआर भी बन सकता है, एनओआर भी बन सकता है, लेकिन 120 वाली पूरी करेगा तो वो आर एनओआर ही बन सकता है। यस, आगे बढ़ते हैं। एक और एनालिसिस मैंने बनाया है, उस एनालिसिस को देखो। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो विजिट पे आता है और उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख से, तो ये फाइनल कंक्लूजन है, ये मैंने बनाया, फाइनल कंक्लूजन बन जाएगा। फाइनल कंक्लूजन देखो, अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है, अगर मैं इस वाले चार्ट पे दोबारा आऊं तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर ये वाला केस मैं ले रहा हूं, ये वाला केस, तो बताओ इस केस में एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब कब हो सकता है? आप बोलोगे सर 182 को पूरा नहीं कर रहा और 120 को भी पूरा नहीं कर रहा तो नॉन रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट वो होता है जो बेसिक कंडीशन पूरी ना करे। अब हमें यहां पर दोनों चेक करनी पड़ सकती है, तो दोनों बेसिक कंडीशन को पूरा ना करने पर आप नॉन रेजिडेंट बनोगे। इसका मतलब जो इंडिविजुअल करंट ईयर में, मतलब 1920 प्रीवियस ईयर 2021 में 120 डेज से भी कम है, वो तो पक्का ही नॉन रेजिडेंट है, सोचने वाली बात ही नहीं है, वो तो पक्का ही नॉन रेजिडेंट है। यही कुछ मैंने बनाया फाइनल कंक्लूजन, कि अगर कोई पीरियड ऑफ स्टे किसी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का पीरियड ऑफ स्टे लेस देन 120 डेज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, लेस देन 120 डेज, लेस देन 120 डेज है, या फिर 120 डेज या ज्यादा है लेकिन बट लेस देन 182 डेज है, या फिर पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज और मोर है, तीन कंडीशन बनाई है, ये तो नॉन रेजिडेंट बनेगा। ऑफ कोर्स जिसका पीरियड ऑफ स्टे लेस देन 120 डेज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो नॉन रेजिडेंट पक्का बनेगा। लेकिन जिसका 120 डेज है बट पिछले 4 सालों में 365 भी है, तो ये रेजिडेंट बन जाएगा, ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, बट ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही बनेगा, ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही बनेगा। मैंने बताया था जो सेकंड कंडीशन को पूरा करके रेजिडेंट बनता है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही बनता है, उसके बाद चॉइस नहीं है कि वो ऑर्डिनरी भी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। लेकिन जो पीरियड ऑफ स्टे 182 डेज को पूरा करके रेजिडेंट बनेगा वो फर्दर आरओआर भी बन सकता है, एनओआर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एडिशनल कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन एडिशनल कंडीशन, फ्यूचर में कंडीशन देखेंगे उन पर डिपेंड करेगा। तो यस गाइस, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एनीवेज क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज हमने कंसेप्ट तो कर लिया, कंसेप्ट तो आपने कर लिया मेरे साथ पूरा, जो अमेंडमेंट है वो तो आपने कर ली। एक और अमेंडमेंट है अभी, याद रखना, अभी आज की क्लास में आएगी, एक और अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट तो आपने मेरे साथ कर ली, लेकिन अब देयर इज ए टाइम to do some questions, because questions will clear absolutely everything। तो आपको क्वेश्चन कहीं से देखना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, यहीं पे लिख दिए मैंने क्वेश्चंस। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप प्लीज पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। चलो पढ़ता हूं मैं। मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, नॉर्मली रिजाइडिंग इन यूएसए, कमिंग टू इंडिया, इंडिया में आ रहा है ऑन ए विजिट ऑफ 130 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। चलिए सर, हमें बता दिया कि जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है दैट इज 2021, इस 2021 में जो मिस्टर एक्स है वो इंडिया में 130 डेज के लिए है। हमें क्लियर बोल दिया गया, ये बात क्लियर बोल दी गई कि 130 डेज ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। यहां लिखा है अज्यूमिंग दैट ही हैज पेड टैक्स इन यूएसए फॉर द इनकम अर्न्ड इन यूएसए। इस लाइन का अभी कोई यूज नहीं है, इस लाइन का यूज शायद कभी आएगा, लेकिन अभी कोई यूज नहीं है। अज्यूमिंग दैट ही हैज पेड टैक्स, बताया हमें कि उसने यूएसए में अपना जो टैक्स बनता है वो पे कर दिया होगा, हमें क्या लेना। कह रहे कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, आप उसका इंडिया में निकालो। अज्यूमिंग दैट हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड ₹15 लाख। अज्यूम करो उसकी जो इंडिया की इनकम है वो 15 लाख रुपए है। इंडिया की इनकम मैंने इसलिए बोल दिया, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स लिखा हुआ है,
तो फॉरेन सोर्स वाली इनकम तो कैलकुलेट करनी नहीं, इसका मतलब इंडिया वाली ही बची। लेकिन ये पूरी तरह से इंडिया वाली है, ये कहना भी गलत है। इसलिए आप इसको हमेशा ऐसे बोलो, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख। तो पहली बात, ये वो केस है जहां उसकी टोटल इनकम जो है 15 लाख से एक्सीड कर रही है, ठीक है, कर रही है। तो इसका मतलब हमें दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। 182 डेज को फुलफिल कर देगा तो भी रेजिडेंट बन जाएगा, या 120 डेज को फुलफिल कर देगा तो भी रेजिडेंट बन जाएगा। एक्सेप्शन में तो वो आ गया है, एक्सेप्शन में तो फॉल कर गया है। जो दो एक्सेप्शन थी, या तो लिविंग इंडिया वाला या कमिंग इंडिया वाला, उसमें तो वो फॉल कर गया है। लेकिन एक्सीडिंग 15 लाख है, एक्सीडिंग 15 लाख वाला केस है, तो वो अब दोनों बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन में जो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है वो 182 डेज आप होने चाहिए इन द प्रीवियस ईयर 2021 में, तो वो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, बिकॉज आप 2021 में 130 डेज हो। क्वेश्चन ये है कि क्या सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है 120 डेज वाली, जो अब 2021 में 120 डेज हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन हो। अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दोगे तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों सर? 130 डेज है तो 120 वाली फुलफिल कर दी, लेकिन 360 वाली तो नहीं हो रही। सर क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं उसके पिछले 4 सालों का डिटेल, तो हम क्या माने? ऑफ कोर्स जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब वो पिछले 4 सालों में इंडिया में नहीं था। अगर वो इंडिया में था तो बताओ उसकी डिटेल, बताओ वो इंडिया में कितने दिन था। पिछले 4 सालों में उसका इंडिया में 365 डेज होना जरूरी है अगर आप उसको सेकंड कंडीशन से रेजिडेंट बनाना चाहते हो। तो सेकंड कंडीशन से वो रेजिडेंट तब बनेगा जब वो 2021 में 120 डेज या उससे ज्यादा है, साथ के साथ वो पिछले 4 सालों में इन एग्रीगेट इंडिया में 365 डेज और मोर है। बट इस क्वेश्चन के अंदर ये तो लिखा है कि वो करंट ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 में 130 डेज है, जो इस 120 वाली कंडीशन को फुलफिल करता है। आई एग्रीड, वो फुलफिल करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो पिछले 4 सालों में इंडिया में 365 डेज था। और कुछ नहीं लिखे होने के एवज में मैं यही मानूंगा कि वो इंडिया में नहीं था, और इसका मतलब वो ना फर्स्ट कंडीशन पूरी करता है ना सेकंड कंडीशन पूरी करता है, एंड हिज स्टेटस विल बी नॉन रेजिडेंट। ओके, आंसर देखो सर। मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। यस सर, एक्सेप्शन में कवर्ड है, नो डाउट। He said to be resident in India if he fulfill any one of the basic condition. अगर वो 1 कंडीशन पूरी करेगा, नंबर 1 182 डेज 2021 में, या फिर 120 डेज 2021 एंड 365 डेज इन दीज 4 previous years. He is in India for 130 days, so he does not satisfy first basic condition. He does not satisfy second basic condition also, as he satisfied 120 condition, but he did not satisfy 365 days in the last previous 4 years. Therefore, he is said to be non-resident in India. और हम उसे मानेंगे non-resident in India. Guys, please tell me the question number 1 is clear or not clear? Yes, please tell me the question number 1 is clear or not clear. बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आज क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आज क्लास में, और आपको समझने हैं और करने हैं। आई होप इट इज क्लियर। यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहे मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसका नॉर्मली रिजाइडिंग इन यूएसए, कम टू इंडिया ऑन विजिट 130 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। चलिए, प्रीवियस ईयर 2021 में वो इंडिया में 130 डेज था, ये कंडीशन तो समझ में आ गई। Assuming that he has paid tax in USA for the income earned in USA, it's okay. Calculate his residential status assuming that his total income other than income from foreign source does not exceed 15 lakh. His total income other than income from foreign sources does not exceed 15 lakh. 15 लाख से exceed नहीं करती है। नहीं करती है तो फिर सर ओनली फर्स्ट कंडीशन देखनी होती है, सेकंड को चेक ही नहीं करना। एक्सेप्शन में ये अभी भी कवर्ड है, एक्सेप्शन में ये अभी भी कवर्ड है। एक्सेप्शन का मतलब अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, चाहे उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड करे या नहीं करे। नहीं करेगी तो ओनली फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, करेगी तो फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे, सेकंड में 120 डेज देखेंगे। ओके सर, एक्सेप्शन में तो कवर्ड है, लेकिन यहां पर इनकम टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही 15 लाख से, तो ओनली फर्स्ट कंडीशन इज रेलेवेंट। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वो थी 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2021 में।
और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि वो 130 डेज है, देयरफॉर ही इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इसे भी हम इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे। लो जी, करवा दिया मैंने क्वेश्चन। देखो, मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। In this case, the period of 60 days in condition number 2 shall be replaced by 182 days. So only first condition is to be checked. He is in India for 130 days. So he does not satisfy first basic condition as well as second basic condition is not relevant. पहली कर नहीं पा रहा, दूसरी करनी ही नहीं है, तो बेसिकली वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। And therefore he is said to be non-resident in India. Yes guys, I have done it. Question number 2. I have done it question number 2 and मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये मैं लिखूंगा, 2 क्वेश्चन में लिखूंगा यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया coming to India on a visit during previous year 2021 for 185 days. Mr. X, citizen of India, coming to India on a visit during the previous year 2021 for 185 days. और आप अज्यूम करो जो उसकी टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 15 लाख रुपीज। माई क्वेश्चन, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। गाइस, आपको ये जो क्वेश्चन है लिखना है, साथ में ये क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन है वो लिखवाऊंगा। लिखो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो ये वाला। हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने। देखो, अब क्योंकि इसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है, तो उसको 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि वो 2021 में 182 डेज से ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन है 120 डेज इन 2021 एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर। और क्वेश्चन में लिखा है वो प्रीवियस ईयर 2021 में 185 डेज है। इसका मतलब वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। यस, मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। ही इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया if he satisfy any one of the following basic condition. Condition number 1, 182 days during the relevant previous year 2021, and condition number 2, 120 days in the during the relevant previous year 2021 as well as 365 days during the 4 previous year immediately preceding the relevant previous year. फिर उसके नीचे हम लिखेंगे as he is in India in the previous year 2021 for 185 days and therefore he is satisfying the first basic condition and therefore he can said to be resident in India. yes sir, ये इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। he is resident in India। मेरा क्वेश्चन है, अभी तो आपको आगे चेक करना नहीं आता ROR NOR, आपको ROR NOR चेक करना नहीं आता, वो चांस की बात है क्योंकि अभी आगे आएगा, वो आपने सीखना है फ्यूचर में। लेकिन मुझे बताओ, ये रेजिडेंट इन इंडिया जब फर्दर आप चेक करोगे ROR है या NOR है, तो ये क्या बन सकता है? सर ये फर्दर ROR भी बन सकता है, NOR भी बन सकता है, डिपेंडिंग कंडीशंस पर रहेगा। ये फर्दर ही कैन बी ROR और NOR डिपेंडिंग अपॉन एडिशनल कंडीशंस। यस, क्यों? क्योंकि ये रेजिडेंट बना है पहली कंडीशन को पूरा करके। ये रेजिडेंट बना है पहली कंडीशन को पूरा करके, तो जो पहली कंडीशन को पूरा करके बनता है वो ROR भी बन सकता है और NOR भी बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है
normally residing in USA, normally residing in USA, coming to India for visit, coming to India for visit, and during relevant previous year 2021 he was in India for 135 days, and during last 4 years he was in India in aggregate for 400 days। चलिए सर, मैंने ये क्वेश्चन बना दिया कि एक्स एक सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो नॉर्मली यूएसए में रहता है, लेकिन वो इंडिया में आता है विजिट के लिए, और प्रीवियस ईयर 2021 में ही वाज इन इंडिया फॉर 135 डेज। देखिए सर, और ये भी अज्यूम कर लिया कि उसकी टोटल इनकम जो है वो अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख। अब आपको करना है कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके, कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। ओके ओके ओके, निकाल देंगे स्टेटस, क्या दिक्कत है इसके अंदर। पहली बात, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया में आ रहा है और उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है, तो वो रेजिडेंट बन सकता है अगर वो दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे, या तो 182 डेज इन 2021 या फिर 120 डेज इन 2021 प्लस 365 डेज इन द 4 प्रीवियस ईयर। वो कौन से 4 प्रीवियस ईयर है, यू नो वेरी वेल। जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 है उसको छोड़कर उसके पिछले 4 साल जो है वो है, दैट इज 4 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, डन। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा सर ये, लुक 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 लुक, अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो प्रीवियस ईयर 2021 में 135 डेज है, तो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन। क्या सेकंड पूरी कर पाएगा? यस, 120 वाली तो पूरी कर दी उसने क्योंकि 135 डेज है, और क्वेश्चन में लिखा है पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 400 दिन था, तो ये वाली कंडीशन भी उसने पूरी कर दी। तो यस, ही इज रेजिडेंट बाय फुलफिलिंग सेकंड बेसिक कंडीशन, फुलफिलिंग सेकंड बेसिक कंडीशन। वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, उसको दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी थी, उसने सेकंड फुलफिल कर दी, एंड यस, ही इज रेजिडेंट। बट क्वेश्चन इज, जब आप फर्दर चेक करेंगे आरओ एनओआर, तो क्या आपको फर्दर आरओआर एनओआर चेक करना है? वो कुछ भी बन सकता है, आरओआर एनओआर, या वो हमेशा इस केस में एनओआर ही बनेगा? द आंसर इज वो हमेशा एनओआर ही बनेगा। यहां आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो आरओआर है या एनओआर है, बिकॉज जो सेकंड बेसिक कंडीशन को फुलफिल करके बनता है उसे हमेशा एनओआर ही कहा जाता है, एनओआर ही कहा जाता है। गाइज प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। दिस क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर, एंड द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज टेल मी, प्लीज 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 प्लीज। कॉपी कर लो इसको, आंसर कॉपी कर लो, आंसर कॉपी कर लो। हाँ जी, कर लिया आंसर। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 6 1 कैपिटल ए, न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। लो जी, सेक्शन 6 1A जो है वो भी एक अमेंडमेंट है। ये सेक्शन लास्ट अटेम्प्ट तक हम नहीं पढ़ाया करते थे क्योंकि था ही नहीं, अब पढ़ाना पड़ेगा आपको। सेक्शन 6 1A न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, फाइनेंस एक्ट 2020 ने इंट्रोड्यूस किया है। इस सेक्शन के बारे में बात करें, आइए। अब ये नया सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है अगर कोई इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और इंडिया में आता है, सॉरी, कोई इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है, दोबारा बोलूं,
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A को शुरू करते हैं। फिर अगर कोई इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम जो है वो अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से, ओके। सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, जिनकी इनकम जो है वो 15 लाख से एक्सीड करती है, और he is not liable to pay tax in any other country or territory whether by reason of his domicile or by residence or by any other criteria of similar nature. He shall be deemed to be resident in India. This is the new section. Please guys read carefully. इस सेक्शन को मैं आपको बड़े ही डिटेल में करवाने वाला हूं और बहुत मजा आने वाला है आपको। सेक्शन की क्लैरिटी तो आपको आ ही जाएगी। यह सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे एप्लीकेबल नहीं है। पहले आप लिख लो, यह बात समझ लो, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहां पर सेक्शन 6(1)(a) नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल only in case of citizen of India, only in case of citizen of India। ये सेक्शन तभी लगेगा जब आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में रेजिडेंट बनने के लिए 182 डेज का क्राइटेरिया है, 182 डेज का क्राइटेरिया है, या 60 डेज का क्राइटेरिया है, या 120 डेज का क्राइटेरिया है। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। यस सर, हम जानते हैं। कई जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं, अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं, और वो इस तरीके से घूमते हैं कि वो किसी भी देश में रेजिडेंट नहीं बनते, किसी भी देश में रेजिडेंट नहीं बनते। वो इस तरीके से मैनेज करते हैं अपने जो डेज, नंबर ऑफ डेज है हर कंट्री में, कि वो किसी भी देश में रेजिडेंट नहीं बनते, और जिसकी वजह से वो किसी भी कंट्री में दे आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स, दे आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, चाहे बिकॉज ऑफ टेरिटरी रीजन हो, चाहे डोमिसाइल रीजन हो, चाहे रेजिडेंस रीजन हो, चाहे एनी अदर क्राइटेरिया। या आप इस एनी अदर क्राइटेरिया का एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन सिटीजन है, अभी तक उसके पास इंडियन सिटीजनशिप ही है, वो दुबई में रहता है, और दुबई जो है वो एक टैक्स हेवन कंट्री है, और वहां पर टैक्स लगता ही नहीं है, वहां पर टैक्स लगता ही नहीं है, वहां पर टैक्स की एप्लीकेशन है ही नहीं, तो वहां टैक्स नहीं देता है बाय एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, वो वहां पर टैक्स नहीं देते। तो ठीक है, लोग कहते हैं अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, सर देखो अब ना होता क्या कि बड़े ध्यान समझने वाली बात है। अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं इंडियन इनकम की, इंडियन इनकम की। अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडियन इनकम की, बट एग्जैक्टली इंडियन इनकम नहीं है, यहां पर इंडियन इनकम भी है और प्लस एक ऐसी इनकम है जो है तो फॉरेन कंट्री से, लेकिन हमने उसे अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में इंक्लूड नहीं किया। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, वहां पर एक ऐसी इनकम है जिसको इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स से एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए वो इनकम भी शामिल हो जाएगी। इसी इनकम की वजह से ये लॉ बना है, इसी इनकम की वजह से लॉ बना है। सर मेरी बात समझिए, अगर मैं बोलूं अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब ओनली इंडियन इनकम है, तो ये बेकार की बात है। अगर ये ओनली इंडियन इनकम है, क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है, आगे जाकर 2-3 क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा, 2 या 3 क्लास, एक क्लास छोड़कर उसके नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा कि जो इंडियन इनकम होती है उस पर तो वैसे ही टैक्स लगता है, चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो ये क्या जरूरत है बताने की कि आप रेजिडेंट हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, क्योंकि जो इंडियन इनकम है वो ऑलवेज टैक्सेबल होती है इंडिया में, चाहे आपका स्टेटस रेजिडेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में सारी लड़ाई इस वाली इनकम के लिए है, इस वाली इनकम के लिए। इंडियन इनकम प्लस एक ऐसी इनकम है जो है तो फॉरेन की इनकम, लेकिन हमने फॉरेन सोर्स से उसे एक्सक्लूड कर दिया।
जब हम फॉरेन सोर्स की इनकम का डेफिनेशन का मीनिंग पढ़ेंगे तो वहां से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उसे इंडियन इनकम प्लस ये वाली इनकम, इंडियन इनकम प्लस ये वाली जो फॉरेन सोर्स को हमने फॉरेन सोर्स में नहीं शामिल किया, इन दोनों को मिलाकर अगर 15 लाख से ज्यादा करती है तो ये सेक्शन एक्चुअल में इंप्लीकेशन हो रहा है। तो सेक्शन एक्चुअल में इस सेक्शन का बेनिफिट हमें मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। थोड़ा टेक्निकल हो गया, ये वाली बात थोड़ी टेक्निकल हो गई, होनी ही थी क्योंकि ये बात आगे फ्यूचर से रिलेटेड है। लेकिन बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने ना थोड़ा पहले पढ़ लिया होता टैक्स, तो वो कहते हैं कि अरे अगर वो इंडियन इनकम है तो वो तो रेजिडेंट है, पहले से पढ़ा होता कहीं और से, या मतलब पहले पढ़ रखा होता है, तो वो कंफ्यूज ना हो, डोंट गेट कंफ्यूज। इसका बड़ा गहरा मीनिंग है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का, और इसी वजह से ही, और इसमें से एक इनकम बाहर करी है, वो उस इनकम की वजह से ही ये सेक्शन बना है, वरना सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये वाली इनकम, इंडियन इनकम के अलावा एक ऐसी इनकम जिसे हमने इंडियन इनकम की तरह ट्रीट कर लेंगे, मतलब फॉरेन सोर्स में ट्रीट नहीं करेंगे, अगर ये वाली इनकम ना हो ना तो कोई फायदा नहीं सेक्शन का, क्योंकि वैसे भी इंडिया में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी फिर। ओके छोड़ो, थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया कि जो लोग सुन रहे हैं वो समझ जाए कंसेप्ट को। एनीवेज दोबारा से बात करते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से, अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करती है 15 लाख से, और आप दूसरी कंट्री में, किसी और कंट्री में, किसी भी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो, तो इंडिया में आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इंडिया में आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा, इवन आप इंडिया में एक दिन के लिए भी नहीं आए। इवन यहां लिखूंगा, इवन यूर स्टे इन इंडिया इज नॉट फॉर सिंगल डे। इवन आपका स्टे इन इंडिया सिंगल डे का भी नहीं है, इवन आप इंडिया में एक दिन के लिए भी नहीं है, तो भी आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा, तो भी आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रोविजन, मोस्ट डेंजरस प्रोविजन। और ये भी लिख दिया, ये जो रेजिडेंट बनेंगे ना आप, रेजिडेंट बनने के बाद आप हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही बनेंगे, ROR नहीं बन सकते, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही बनेंगे। वो जैसे वो था ना एक्सेप्शन थी सेकंड वाली, उसके अंदर लिखा था कि अगर आपने वो 120 को फुलफिल करके रेजिडेंट बने तो आप नॉट ऑर्डिनरी ही बनेंगे। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने सेक्शन 61A को एप्लीकेबल करके बने तो फिर आपको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ही बनेंगे। तो बताइए सर, ये सेक्शन में आप रेजिडेंट कैसे बनते हैं? पहली बात, इस सेक्शन में हम डीम टू भी रेजिडेंट बनते हैं क्योंकि एक दिन के लिए भी हम इंडिया में नहीं है तो भी हमें रेजिडेंट बनाया जा रहा है। इसकी कंडीशंस क्या है? हम इंडिविजुअल हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर एप्लीकेबल नहीं है। टोटल, अच्छा, अगर आप कुछ दिन इंडिया में तो भी ये सेक्शन लग सकता है, बिल्कुल। यहां ये नहीं लिखा कि आप इंडिया में विजिट के लिए आए हो या नहीं आए हो, आए हो तो भी ये सेक्शन लग सकता है, नहीं आए हो तो भी लग सकता है। आप इंडिया में थोड़े दिन थे तब भी लग सकता है, एक दिन भी नहीं हो तो भी लग सकता है। भाई इस सेक्शन को लगने के लिए 3 बातें होनी चाहिए, बस इस सेक्शन को लगने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। कौन सी? आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, और आप किसी और कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं हो, लाइबल टू पे टैक्स नहीं हो। ओके, एक स्टूडेंट कहता जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने क्या कह रहा, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, मैंने कहा ठीक है, कह रहा वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, मैंने कहा ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, कह रहा वो इंडिया में विजिट के लिए आया है, मैंने कहा ठीक है, वो इंडिया में विजिट के लिए आया है, वो इंडिया में विजिट के लिए 182 डेज और मोर के लिए आया है, मैंने कहा ठीक है, कह रहा उसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख रुपए से, मैंने कहा ठीक है, कह रहा वो रेजिडेंट बन जाएगा, मैंने कहा हां बन जाएगा। कैसे बनेगा? सर वो एक्सेप्शन नंबर 2 थी, सिटीजन ऑफ इंडिया है, विजिट के लिए आ रहा है और 15 लाख से टोटल इनकम एक्सीड करती है, तो वो एनी वन कंडीशन फुलफिल करके रेजिडेंट बन जाता है, मैंने कहा बन जाता है। तो उसने 182 डेज फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी, वो रेजिडेंट बन गया। फर्दर ROR भी बन सकता है, NOR भी बन सकता है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। बोला लेकिन सेम बातें सेक्शन 61 को भी लग रही है, मैंने कैसे लग रही है? बोला सेक्शन 61 इंडिविजुअल के लगता है, मैं क्या हाँ लगता है। सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए लगता है, बिल्कुल लगता है।
इंडिया में विजिट आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है, ठीक बात है। टोटल इनकम एक्सीड इसकी भी है 15 लाख से। मैं कहा हाँ 15। मैंने कहा यहां ये भी तो है कि उसकी जो वो अदर कंट्री में नॉट लाइबल टू टैक्स होना चाहिए, अदर कंट्री में नॉट लाइबल टू टैक्स। बोलो मान लो यहां भी लिखा हुआ अदर कंट्री में नॉट लाइबल टू टैक्स, अदर कंट्री में नॉट लाइबल टू टैक्स, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, ये तो रेजिडेंट ही रहेगा। अब जब हमने एक्सेप्शन बढ़ी थी तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि अदर कंट्री में वो लाइबल टू पे टैक्स है या नहीं है। हमने कहा था अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में आता है, विजिट के लिए आता है, उसकी टोटल इनकम ऑफ अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से एक्सीड करता है, तो वो दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे, वो रेजिडेंट बन जाएगा। बोला सर अब बताओ अब तो इस पॉइंट पर दोनों सेक्शन लग गए। 6(1)(a) कहता है इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया 15 लाख से एक्सीड करती है और अदर कंट्री में नॉट लाइबल, सेम ये कह रहा है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये है कि वो विजिट के लिए आया है और इसमें ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं विजिट के लिए आया हो या ना आया हो। इसका मतलब इसमें भी अगर वो विजिट के लिए आया है 182 डेज के लिए भी तो भी सेम बात है। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सेम बात है। तो सर सेक्शन 6(1)(a) लगेगा या 6(1) लगेगा? ये सेक्शन 6(1) है, सेक्शन 6(1) है और इसकी एक्सेप्शन जो है वो है। लोग कहता है अगर आप 6(1) लग जाता आपको, अगर आप नॉर्मल तरीके से रेजिडेंट बन रहे हो एक्सेप्शन को मिलाकर, या तो 182 डेज या 120 जैसे भी, अगर आप एक्सेप्शन को मिलाकर रेजिडेंट बन रहे हो, अगर आपको सेक्शन 6(1) लग गया, अगर आप पहले जैसे पढ़ के आए हो उसके अकॉर्डिंग रेजिडेंट बन रहे हो तो 6(1)(a) नहीं लगेगा। सेक्शन 6(1)(a) का सेक्शन तभी लगेगा जब आप नॉर्मल तरीके से रेजिडेंट नहीं बन रहे हो। अगर आप ऑलरेडी नॉर्मल तरीके से रेजिडेंट बन रहे हो तो आपको सेक्शन 6(1)(a) नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? आएगा, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आज ही अभी। तो सेक्शन 6(1)(a) कब लगता है? जब 6(1) नहीं लगता है, 6(1) नहीं लगता है, विद एक्सेप्शन नहीं लगता है। ओके, आइए दिखाता हूं, कुछ एनालिसिस किया मैंने। सेक्शन 6(1)(a) अप्लाइज टू इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बट डज नॉट अप्लाई टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं करवा चुका हूं आपको। सेक्शन 6(1)(a) ओवरराइड सेक्शन 6(1). ये क्या मतलब है? इंडिविजुअल जो इस सेक्शन में कवर्ड है वो डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा इवन इफ ही हैज नॉट स्टेड इन इंडिया फॉर ए सिंगल डे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है हम लोगों का माइंड में एक पिक्चर है कि रेजिडेंट बनने के लिए मिनिमम इतने दिन इंडिया में रहना ही पड़ता है। ये वाला सेक्शन उस बात को ओवरराइड करता है, ये वाला सेक्शन उस बात को ओवरराइड करता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंडिया में इतने दिन रहोगे तभी रेजिडेंट बनेगा। 6(1)(a) में रेजिडेंट बनने के लिए अगर आप इंडिया में एक दिन भी नहीं रहते तो भी आप रेजिडेंट बनेंगे। तीसरा पॉइंट, एक्सप्लेनेशन टू 6(1)(a). एक्सप्लेनेशन टू 6(1)(a) कहता है अगर सेक्शन 6(1)(a) शैल नॉट अप्लाई नहीं होगा। कब? अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है 6(1) के हिसाब से। रेड विद एक्सप्लेनेशन 1। रेड विद एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन लिखी हुई है, 2 एक्सेप्शन लिखी हुई है। अगर आप उन 2 एक्सेप्शन की वजह से इंडिया में रेजिडेंट बन रहे हो या नॉर्मल तरीके से रेजिडेंट बन रहे हो तो 6(1)(a) नहीं लगेगा। 6(1)(a) तभी लगेगा जब आप नॉर्मल तरीके से रेजिडेंट नहीं बन रहे हो। तो सेक्शन 6(1)(a) जो है वो जो एक्सेप्शन वाले केसेस है उनको ओवरराइड नहीं करता। If an individual satisfy any one of the basic condition read with explanation, explanation का मतलब exception mentioned in section 6(1), then section 6(1)(a) shall not apply in this case. Last, वो आपको ऑलरेडी आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया है 6(1)(a) के हिसाब से, तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनेगा, वो ROR बन ही नहीं सकता। Difference between section 6(1) explanation 1 clause B and section 6(1)(a). ये क्या चीज है सर? सेक्शन 6(1) एक्सप्लेनेशन 1 क्या है, क्लोज B क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब एक्सेप्शन और क्लोज B का मतलब वो वाली एक्सेप्शन जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया कमिंग टू इंडिया विजिट पर्पज के लिए, जहां पर उसके टोटल इनकम एक्सीड करती है नहीं करती है, वो वाली एक्सेप्शन। ओके, देखिए जो एक्सेप्शन थी दैट इज एप्लीकेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट 6(1)(a) एप्लीकेबल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। 6(1)(a) इज एप्लीकेबल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। रेजिडेंट जो है, रेजिडेंट कब बनेगा? अगर वो स्टे करता है ड्यूरिंग द 120 डेज या 120 डेज एंड
रेजिडेंट बनेगा अगर वो 120 डेज या 365 डेज, सॉरी 120 डेज एज वेल एज 365 डेज पूरे करता है तो वो रेजिडेंट बनेगा। नो सच कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप एक दिन भी इंडिया में नहीं है तो भी रेजिडेंट बन सकते हो। लेकिन सर अगर आप इसके हिसाब से रेजिडेंट बन गए फिर आपको सेक्शन 61A नहीं लगेगा। कंडीशन, नो सच कंडीशन। यहां पर एक कंडीशन है कि ही शुड नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स इन एनी फॉरेन कंट्री। वाओ, इट्स मैक्सिमम एनालिसिस, मैक्सिमम कंक्लूजन्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, दीज आर द मैक्सिमम कंक्लूजन्स। ट्रस्ट मी, यू कैन रीड एनी बुक ऑफ एनी ऑथर, एनी टीचर, एनी वट एवर यू वॉन्ट। This is the maximum conclusions regarding to section 61A. At least 10 to 15 days I spent on this. सोचता रहा ये क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या बन सकता है, वो सारा बनाने के बाद ये बना है। मैक्सिमम टाइम टेकन था ये टॉपिक, मैक्सिमम टाइम टेकन। ओके, एनीवेज क्वेश्चन शुरू करते हैं। यस गाइस, मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जैसे ही आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखेंगे आपके मन में आएगा सेक्शन 61A नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ही नहीं है। 61A इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आपको सेक्शन 61A एप्लीकेबल नहीं करना। नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दुबई। देखो ये लाइन देख के लगता है 61A लग जाएगा, क्योंकि वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं करना चाहिए, वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं करेगा, ऐसा दिखने में लग रहा है ना। तो ऐसा लगता है 61A लगेगा। अरे वाह, एक्स है वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, उसकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है, वाह 61A लग गया। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओके ओके, चिंता मत करो, 4-5 क्वेश्चन आएंगे अभी एक एक करके और आपको 61A और वो एक्सेप्शन सारा क्लियर हो जाएगा। 61A पूरा क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद ही क्लियर होगा। पूरा मैंने सोच लिया क्वेश्चन से क्लियर होता है ये। तो एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दुबई में रहता है, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। अब इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, जब 61A लग ही नहीं रहा तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है। ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 15 नवंबर 2020 फॉर 200 डेज। अब पता आपको क्या लगेगा कि 200 दिन के लिए वो इंडिया में आया है तो वो रेजिडेंट बन गया। गलत, ऐसे मत सोचो। वो 200 डेज आया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज वो 15 नवंबर को आया है। तो 2021 में वो इंडिया में कितने दिन के लिए था? सर वो नवंबर को आया है और हमें मार्च तक देखना होता है। हमें नहीं देखने 200 डेज, हमें उसके 31 मार्च तक के दिन देखने हैं। 15 नवंबर को आया तो 15 गिनेंगे, यानी कि 14 डेज निकाल देंगे। 14 डेज निकाल देंगे नवंबर के। नवंबर में दिन होते 30 में से अगर मैं 14 निकाल दूं तो 16 बचेंगे। दिसंबर में 31, जैन में 31, फेब में 28 और मार्च में 31। 6 1 7 1 8 और 8 16 और 1 17। 1 1 3 4 3 7 2 9 3 12 और 1 13 13 137 डेज। तो वो इंडिया में रहा है 137 डेज। पहले बात अब याद रख लो, 2020 में ही वॉज इन इंडिया फॉर 137 डेज। ओके सर। तो सर ही एक्स जो है नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई है, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दुबई। ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 नवंबर 2020 फॉर 200 डेज। कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट डेट 21-22 assuming that his total income other than income from foreign sources exceed 15 lakh। मेरा क्वेश्चन क्या एक्सेप्शन लग रही है? लग रही है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए और उसकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 15 लाख रुपए से। तो सर हमें देखना पड़ेगा वो दो में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। बिल्कुल सही। मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। ही सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ यू फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन गिवन बिलो। सेक्शन 61A नॉट एप्लीकेबल। सही है, ये समझ में आ गया यहां तक। कंडीशन 182 डेज 2021 या फिर 120 डेज एंड 365 डेज इन दीज 4 ईयर। ही इज इन इंडिया फॉर 137 डेज। हमने कैलकुलेट कर लिया है। ही डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। सेकंड पूरी कर रहा है सर, ये तो कर रहा है 137, पर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पिछले 4 सालों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओ इंफॉर्मेशन है, ही वाज कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वो इंडिया में नहीं था।
ही वॉज कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वो इंडिया में नहीं था पिछले 4 सालों में, तो वो ये कंडीशन भी एग्जैक्टली ओवरऑल पूरी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए दोनों करने पड़ते हैं, 120 प्लस 365. तो ही इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द सेकंड बेसिक कंडीशन, बट ही डिड नॉट 120 तो कर रहा है, लेकिन ही डज नॉट सेटिस्फाई 365 वाली, एंड देयरफॉर ही विल बी सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. इसलिए हम उसे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 2. What will be the answer in above question? Mr. X was in India for more than 365 days during the last 4 years immediately preceding the relevant previous year. Good question. इस क्वेश्चन में 137 तो है ही है. वो कहता मान लो पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 डेज था, तो वो सेकंड कंडीशन पूरी कर देगा. 120 डेज तो पूरा कर ही रहा था 137 डेज बनकर, और वो पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में था, तो वो कंडीशन भी पूरी कर दी उसने, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा. बट ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी. आपको याद आना, जो सेकंड कंडीशन पूरी करके रेजिडेंट बनता है, ही ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो बस एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन. ही सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन. सेक्शन 6(1) तो अभी भी नहीं लगेगा, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है. 182 डेज है 2021 में, और 120 डेज, और दिस हमने अज्यूम किया है कि वो 137 यहां पे है, ये तो हमने निकाला ही था, और ये अज्यूम किया है कि वो इंडिया में था. अज्यूम किया है कि मोर देन 365 डेज इंडिया में था. ही सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन एज ही इज इन इंडिया 137 डेज एंड 365 इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. ही इज सेड टू बी रेजिडेंट. रेजिडेंट तो बनेगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया. ही इज सेड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 3. वाओ, क्या आंसर होगा आपका इन क्वेश्चन नंबर 1 अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख. क्वेश्चन क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में, यही क्वेश्चन था ना 137 डेज के लिए. लेकिन 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 उसकी टोटल इनकम अब एक्सीड नहीं कर रही है. तो आपको याद है एक्सेप्शन में तो कवर्ड है, ही इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन ऑफ कोर्स. लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि उसकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, तो 120 वाला केस नहीं आएगा. इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे टोटल इनकम एक्सीड नहीं करने पर, याद है वो चार्ट बनाए थे मैंने आज क्लास स्टार्ट होते ही, एनालिसिस 1 2 3 4, उसमें क्लियर लिखा था कि अगर टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती तो सेकंड कंडीशन रेलेवेंट नहीं है, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है. क्योंकि उस केस में सेकंड कंडीशन जो 60 डेज है वो रिप्लेस हो जाते हैं 182 डेज से. तो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी है, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, और एज पर फर्स्ट कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 137 डेज है, फुलफिल नहीं कर रहा है, नॉन रेजिडेंट बनेगा. X is covered under exception. In this case, the period of 60 days in condition number 2 shall be replaced by 182 days. So first condition is to be checked. He is in India for 137 days. पहली कंडीशन पूरी नहीं होती, सेकंड रेलेवेंट नहीं है. He is said to be non-resident in India. क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन किया ना 1 2 3 की है, 1 2 3, मानो वही तीनों क्वेश्चन है, और बताओ अगर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया होता तो क्या आंसर आता. बेस्ट क्वेश्चन. These 3 are the best question. These 3 are the best question. क्योंकि यहां पर आपको चुनाव करना पड़ेगा, सेक्शन 6(1)(a) की वजह से डीम्ड रेजिडेंट बनेगा या उस एक्सप्लेनेशन 1 के क्लोज बी की वजह से डीम्ड रेजिडेंट बनेगा. यह चुनाव आपको करना पड़ेगा, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा. पहला क्वेश्चन क्या था? मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है, चेंज करके लिखा. वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, पर मैंने चेंज करके लिखा. एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दुबई. मैं आपको याद दिलवा दूं, 6(1)(a) लगाने के लिए जो कंडीशंस थी वो ये थी कि एक तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. लग रही है वो उसकी टोटल इनकम एक्सीड करनी चाहिए 15 लाख से, एक्सीड कर रही है. तीसरी कंडीशन ये थी कि वो नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, इन एनी अदर कंट्री. यस, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री. डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा. और ये तीनों कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है, एंड दिस टाइम ही इज डीम्ड रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6(1)(a). एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई है. ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन दुबई. ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 नवंबर 2020 फॉर 200 डेज. वो 137 बनेंगे, आपको पता ही है. ओके, let's calculate. Here section 6(1)(a) applicable, and therefore Mr. X deemed to be resident
एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। 61A एप्लीकेबल हो गया तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, आपने अज्यूम करना रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से दोबारा लिखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई है, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम है, कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस अज्यूमिंग दैट his total income other than exceeding 15 lakh and he was in India more than 365 days during last 4 previous year। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में सेक्शन 6(1) एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी लगेगा या सेक्शन 6(1)A लगेगा, बस ये बता दो गाइस, बस इतना बता दो कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा। एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, यहां सिटीजन है, टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 15 लाख से एक्सीड, टोटल इनकम एक्सीड कर रही है। ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, नॉट लाइबल टू पे टैक्स, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। 6(1)A तो लग रहा है, 6(1)A तो लग रहा है, लेकिन अगर 6(1) एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी लग गया तो फिर ये नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट है इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन विद क्लोज बी, यानी कि एक्सेप्शन का बी पॉइंट, अगर 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट है तो 6(1)A नहीं लगाएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले आप क्वेश्चन चेक करो। सर 6(1)A नॉट एप्लीकेबल है, क्यों नहीं है दिख जाएगा आपको। एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन, ही इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन आपके सामने है। सर अगर उसने ये बेसिक कंडीशन पूरी कर दी एक भी, तो फिर एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी फुलफिल हो गई, 6(1) का एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी फुलफिल हो गया, एक्सेप्शन नंबर 2 फुलफिल हो गई, फिर 6(1)A क्यों लगेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता, इसका मतलब 6(1) एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, फिर 6(1)A लगेगा। देखो 1 उसका इंडिया में कितने दिन था, वो इंडिया में 137 डेज था, ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो कर रहा है 137 डेज। और क्वेश्चन कहता है अज्यूम करो पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 दिन था, तो यस ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई। ही इज इन इंडिया 137 डेज, सो ही डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ओके। He satisfies second basic condition as he is in India 137 days and assuming that 365 days in the last 4 previous years, and therefore he is said to be resident but not ordinary, but not as per section 6(1)A 6(1) with explanation 1 with clause B। Yes sir, yes, please tell me clear or not clear। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं ये सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और होगा इसके अंदर, रुको नहीं है। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया, ध्यान देना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिस्टर एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई, नॉट लाइबल टू पे टैक्स, not liable to pay tax, total income other than income from foreign source लिख लेना यार, एक्सीड कर रही है 15 लाख। 2021 में वो इंडिया में 137 डेज है एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में टोटल एग्रीगेट 100 डेज है, एग्रीगेट 100 डेज है। बताओ क्वेश्चन आंसर, पहले आप चेक करो एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी के हिसाब से। सर वो रेजिडेंट देखो, वो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज विजिटिंग इंडिया 137 डेज, तो सर वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, तो 182 डेज आएगा 2021 में और 120 डेज आएगा 2021 में प्लस 365 डेज आएगा 19, 20, 18, 19, 17, 18 एंड 16, 17 में।
अब क्या हुआ, ये तो फुलफिल नहीं हो रही है, 137 है, ये फुलफिल हो रही है 137, लेकिन ये वाली फुलफिल नहीं हो रही है। और अब दोनों फुलफिल करेगा तभी तो रेजिडेंट बनेगा ना, ये दोनों फुलफिल करेगा तभी तो रेजिडेंट बनेगा। वो नॉन रेजिडेंट है, रुको, लोग कहता रुक जाओ, अभी मत बोलो, ये बोलो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। चेक करो क्या 61A लग सकता है, चेक करो क्या 61A लग सकता है, पता नहीं लग सकता, नहीं लगता, चेक कर लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया है, हाँ है। वो नोट टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 15 लाख से, कर रही है। वो नोट लाइबल टू पे टैक्स है, यस है। 61A के हिसाब से 61 के तो टैक्स नहीं पे करना, नहीं करना सर। ही इज डीम्ड रेजिडेंट, ही इज डीम्ड रेजिडेंट, यस सर, ही इज डीम्ड रेजिडेंट अंडर सेक्शन 61A। इस क्वेश्चन में डीम्ड रेजिडेंट आएगा सेक्शन 61A के हिसाब से, सेक्शन 61A के हिसाब से वो डीम्ड रेजिडेंट आएगा। ये क्वेश्चन ने करवा दिया, एक बार ये देख लो, ये सिंपल है। इसमें उसकी फॉरेन इनकम एक्सीड ही नहीं कर रही थी 15 लाख, तो यह 61A लगने का क्वेश्चन नहीं बनता। एक्सेप्शन में कवर्ड है, एक्सेप्शन में कवर्ड है, यहां पे मैं लिख देता हूं सेक्शन 61A नॉट एप्लीकेबल। क्यों? अरे वो तब होता है जब टोटल इनकम एक्सीड करती है। तो वो नॉर्मली सिटीजन है, नॉर्मली रिजाइडिंग इन दुबई है, कमिंग टू इंडिया 15 नवंबर 2000 दिन, अगर एक्सीड नहीं कर रही तो फिर हम सेकंड कंडीशन को रेलेवेंट भी नहीं मानते, याद होगा, रेलेवेंट नहीं मानते, हम रेलेवेंट नहीं मानते, राइट। इसलिए ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं है, सेकंड रेलेवेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिया था अभी, ये मैंने आपको करवा दिया है, ये मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। एक छोटा सा दिमाग में डाउट आएगा, वो डाउट अभी दूर कर देता हूं। स्टूडेंट कहता जी जब आपने ये क्वेश्चन करवाया था तो भी उस क्वेश्चन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी और ये वाली फुलफिल थी, लेकिन ये वाली फुलफिल नहीं थी। हां, तो आपने 61A क्यों नहीं चेक किया उस वक्त? क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था। तो मैंने यही आंसर देना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जगह ये सिटीजन ऑफ इंडिया होता तो मैं 61A चेक करता। ओके, क्लियर गाइस, प्लीज टेल मी सेक्शन 61A इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। कंक्लूजन निकाल दो, कंक्लूजन। फर्स्ट आप सेक्शन 61 चेक करो विद एक्सप्लेनेशन 1, विद एक्सप्लेनेशन 1 विद क्लोज बी, क्लोज बी। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। एक्सप्लेनेशन 1 में 2 एक्सेप्शन है, एक वो सिटीजन ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ क्रू लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ तो 61A क्लैश ही नहीं होता, क्योंकि वो तो उसके साथ कोई क्लैशिंग है ही नहीं, छोड़ दो। क्लोज बी के साथ क्लैशिंग है, क्योंकि क्लोज बी में कौन सी एक्सेप्शन है? क्लोज बी में वो है सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। इसके साथ 61A की क्लैशिंग है। आपको क्या करना है? ये चेक करना है। अगर ये फुलफिल हो जाती है, अगर क्लोज बी के हिसाब से वो फुलफिल हो जाता है, टोटल इनकम एक्सीड करती है, ये कंसेप्ट तभी लगेगा, इसकी क्लैशिंग तभी है जब इधर भी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख से और इधर भी टोटल इनकम एक्सीड करती है। और जब टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है तो कंडीशन बनती है 182 डेज और 120 प्लस 365। तो गाइस अगर वो 120 या प्लस 365 सॉरी 182 या 120 प्लस 365 को फुलफिल कर देता है तो 61A नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो इन कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता और वो क्लोज बी में आता है, और क्लोज बी में वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, फिर क्लैश नहीं होगा। पर्सन ऑफ इंडियन, देखिए सर, अगर इधर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो फिर 61A चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर इधर इंडिया में अगर वो दूसरी कंट्री में ओनली टैक्स पे कर रहा है तो भी 61A क्लैश चेक करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली 61A और ये दोनों चेक करने की कब जरूरत है? कब जरूरत है? यही तो बनाया था सर मैंने चार्ट, उस टाइम आप समझ ही नहीं पा रहे थे उस चार्ट को। ये चार्ट मैंने खुद बनाया सर, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। कब जरूरत है? सिटीजन ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है तब क्लैश होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो कोई क्लैशिंग नहीं है, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं। आप क्लोज 1 एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी चेक करो, रेजिडेंट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अगर यहां अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो यहां चेक करने की जरूरत नहीं है 61A को, अगर ये कंडीशन पूरी कर देता है। अगर हां, एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो इंडिया में लाइबल टू पे टैक्स होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स होगा तो क्लैशिंग नहीं होगी, नॉट लाइबल टू पे टैक्स है तो क्लैशिंग होगी। सुनो,
आपको कब चेक करना है? सिटीजन ऑफ इंडिया, कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, coming to India for visit, not liable to pay tax, not liable to pay tax in foreign country, not liable to pay tax in foreign country, total income exceed 15 लाख। अगर ये चीजें लिखी आती हैं तो आपको 6(1) एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज बी भी चेक करना पड़ेगा और 6(1) भी देखना पड़ेगा। अगर ये फुलफिल हो गया तो 6(1) नहीं लगेगा, ये फुलफिल नहीं हुआ तो 6(1) लगेगा। आया समझ में? यस सर, आई हैव डन इट। अब मैंने आपको रेजिडेंट कैसे बनता है वो सिखा दिया है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कैसे बनता है वो सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक रेजिडेंट बनने के बाद वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कैसे बनता है। एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी रेजिडेंट बन चुका है, अब वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कैसे बनेगा, ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।